अभी जब हमने देखा कि मार्का हक के दौरान उनकी रिपोर्टिंग बहुत फ़नी थी। मतलब उन्होंने लाहौर में पोर्ट निकाल दी, उन्होंने सियालकोट को फ़तह कर लिया, लाहौर को कर लिया, चीफ़ को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया अपने ख्वाबों में, ख़यालों में, और अपनी आवाम को वो पता नहीं क्या दिखाते रहे। और उनकी आवाम भी बाद में शर्मिंदा हुई। उन्होंने कहा कि ये टीवी चैनल्स हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये गलत चीज़ें रिपोर्ट करते रहे हैं। उनके जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी जानिब से भी माजरत की गई कि हमने इनकी रिपोर्टिंग पर हमने व्लॉग्स बना दिए, जबकि ऐसा नहीं था, सब गलत था। तो उसके बाद जब आप उन टीवी चैनल्स पे बैठे तो मैंने देखा कि आप कह रहे हैं कि शर्मिंदा कर रहे हैं उनको कि क्या तुम लोगों की हैसियत है कि तुम लोग झूठ बोलकर मार्का हक में अपने लोगों को पागल बनाकर पाकिस्तान फतह करके उसके बाद तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो और अभी भी ये बातें कर रहे हो। तो कितना डिफरेंट था मार्का हक से पहले, जो कि आपने कहा कि 4 साल से आप उनके टीवी चैनल्स पे बैठ रहे हैं, 4 साल पहले और मार्का हक के बाद बैठकर बात करने में। अच्छा शर्मानो, मुझे मार्का हक से पहले भी अंदाजा था कि जब कभी मैदान जंग में हमारा उनके साथ सामना होगा तो हमारी अफवाज जो है वो उनको इसी तरह का जवाब देंगी। मैंने 2 अप्रैल से पिछले साल मेरा जो सबसे ज्यादा वायरल क्लिप हुआ था उस दौर में वो 2 अप्रैल का था। उसके अंदर मैंने उनको एज इट इज यही बातें बताई थी, उनकी एयरफोर्स और अपनी एयरफोर्स के कंपैरिजन में। मुझे याद है उन दिनों उनके एयरफोर्स जो वो प्रैक्टिस कर रही थी और उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस की थी जिसमें उन्होंने कोशिश की थी अपनी बड़ी हाईवेज के ऊपर अपने जहाजों को लैंड करवाने की। गो कि वो लैंड करवा नहीं सके थे, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ी ट्रांसमिशन स्कीम जी कि ये टचडाउन है। और शाहजहानपुरा मुझे याद है इलाका था जहां पर वो उनकी एक्सरसाइज थी जिसमें हाईवे पर उन्होंने जो है वो लैंड करवाने थे जहाज। तो मैंने उस पर उनको बड़ा डिटेल में समझाया था कि आप लोगों को या तो आपकी फौज ने गलत ब्रीफ किया है या आप लोगों ने खुद पढ़ना मुनासिब नहीं समझा। हमारी एयरफोर्स को एज है, हम बियॉन्ड विजुअल रेंज इंडिया से ज्यादा हमारे पास जो है वो ऐसे मिसाइल्स हैं जो इंडिया से ज्यादा मार्जिन पर इंडियंस को जो है वो शूट कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ हुआ। और जब आप जीत जाते हैं फिर आपको कॉन्फिडेंस और होता है। तो पहले यकीन जरूर था, लेकिन जब जीत गए हम, जब उनको शिकस्त दे दी, जब उनका गुरूर खाक में मिला दिया, जब उनकी फिजाइया को मनोमट्टी तले दफन कर दिया, जब उनकी बहरिया को इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो पाकिस्तानी पानियों की तरफ उस एयरक्राफ्ट कैरियर को चला सके जिसके बारे में वो मेजर गौरव आर्या बाजू उठा उठा के कह रहा था कि कराची पर ब्राह्मोस चला दो। तो जब हमारे जमीनी फोर्सेस ने, हमारी आर्मी ने उनकी आर्मी को इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने मोर्चों से सफेद झंडे लहराकर अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे थे और अपनी जिंदगियों की भीख मांग रहे थे, तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल और था। मैंने रिसेंटली भी एक प्रोग्राम के अंदर मेजर गौरव आर्या को कहा कि तुम ऐसे घटिया और जलील आदमी हो कि तुम्हारा वो क्लिप जो गुज़िश्ता साल सारी दुनिया ने देखा और सब जानते हैं कि उसके अंदर तुमने जो बातें की वो झूठ पर मबनी थी, तो उस पर मुझसे ना सही, पाकिस्तानियों से ना सही, कम से कम भारतीयों से माफी मांग लो। लेकिन वो ऐसा घटिया और जलील शख्स है कि वो, मुझे अंदाजा तो था कि वो माफी नहीं मांगेगा, लेकिन वो अभी भी उसी ढिठाई के साथ झूठ बोल रहे हैं। वो अभी भी, अगर आप उसके वीलॉग्स देख लें, आप अभी भी उसके प्रोग्राम जो इंडियन प्रोग्राम्स में वो आता है और वहां पर आप उसकी गुफ्तगू देख लें, वो उसी ढिठाई के साथ वही झूठ बोलता है। अंदाजा है भारतीयों को कि पाकिस्तानी अफवाज की कैपेबिलिटी क्या है। अभी रिसेंटली मेरे प्रोग्राम में एक इंडियन मेजर जनरल राजन कोचर, उन्होंने भी इनिशियली डिनाई किया कि पाकिस्तान ने भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशन हिट नहीं की। और फिर जब मैंने उनको कन्विंस किया, मैंने उनसे 2-3 काउंटर क्वेश्चंस किए, तो वो अल्टीमेटली उन्होंने माना इस चीज को। और फिर वो ऐसा फटे कि उन्होंने अपनी फिजाइया के चीफ को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी जो सीडीएस से अनिल चौहान, जो अब रिप्लेस कर एक नए जनरल सुब्रमणी, एक मजीद शैतानी अप्रोच का शख्स भारत में नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आ रहे हैं, तो वो भी इस चीज को एक्सेप्ट किया उन्होंने कि हमारी फिजाइया भी गलत थी। इवन हमारे आईएसपीआर को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। और उन्होंने अपनी आर्मी को कहा कि हमारी इंडियन आर्मी को भी जरूरत है कि वो आईएसपीआर की तर्ज पर एक इदारा एस्टैब्लिश करे, क्योंकि जो रिपोर्टिंग, ये अब मैं जनरल राजन कोचर के अल्फाज कोट कर रहा हूं कि वो कहते हैं कि रात को 2:30 बजे मुझे रिपब्लिक टीवी से कॉल आई अर्नब के प्रोड्यूसर की कि अर्नब चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स हुई है तो आप इस पर बैठकर हमारे साथ बात करें। वो कहते हैं कि 10 दिन तक मैं इंडियन चैनल्स पर बैठा हूं उसके बाद, और 10 दिन मुसलसल भारतीय चैनल्स झूठ बोल रहे थे। हर चैनल अपनी मर्जी से अपनी नई कहानी बता रहा था। और उसके बाद उसका रिजल्ट ये हुआ कि भारतीय चैनल्स की इंटरनेशनली तो क्रेडिबिलिटी थी कोई नहीं, भारत में भी आज उनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता। तो ये जो कुछ उन्होंने किया, हमारी मिलिट्री ने उनकी मिलिट्री को एक्सपोज किया,
हमारी फिजाइया ने उनकी फिजाइया को एक्सपोज किया, हमारी नेवी ने उनकी नेवी को एक्सपोज किया, लेकिन इंडियन गोदी मीडिया को खुद गोदी मीडिया ने एक्सपोज किया। एग्जैक्टली उनके बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं वो भी बैठ के माफिया मांग रहे थे कि हम माजरत खाएं और ये प्लीज़ आप इन टीवी चैनल्स को ना देखें। और जिस तरह से वो फिर म्यूजिक चला रहे थे डू 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 डू, मतलब वो क्या जैसे जंग का माहौल जो है ना वो स्टूडियो के अंदर ही जंग लगी हुई है। ऑब्वियसली वैसे तो आप हार ही रहे हैं, तो स्टूडियो के अंदर ही आपने एक जंग बनाई है, उस जंग में आप जीत रहे हैं और अपने लोगों को आप बता रहे हैं जी हम जीत गए। नहीं, वो जब कोई ब्रेकिंग देते थे ना तो उससे पहले भी वो वॉर सायरन बजाते थे और वो वॉर ब्रेकिंग होती थी कि जी पता नहीं अब उनके स्टूडियो में अगला धमाका होने लगा। टू 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 हो कुछ हो गया कुछ हो गया। अच्छा एज एन एंकर जब मैं उन्हें उनकी रिपोर्टिंग देखी मैं बहुत ज़्यादा हंसी, और मैंने भी ना अपने प्लेटफॉर्म पे वीडियो बना के लगाई कि इंडिया की आवाम के लिए कि आप लोग बड़े समझदार हैं, आप लोग बड़े सियाने हैं, तो मेहरबानी करें। मैं ना रात को बड़े मज़े से, क्योंकि हमारी तरफ से और उनकी तरफ से बड़ा डिफरेंट एक रिस्पॉन्स था हमारा। सोशल मीडिया जो था वो मीम्स पे एंजॉय कर रहा था, हमारी यूथ जो है फर्स्ट टाइम जंग देख रही थी, हमने भी अपनी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम जंग देखी, तो हम लोग इसको कहीं ना कहीं देख रहे थे कि अब क्या चल रहा है, क्या सूरत हाल है। और इंडिया की तरफ से जो चीज़ें आ रही थी वो और तरफ से थी, वो थी कि पाकिस्तान को फतह कर लिया, ये कर लिया। रात को मैं बैठी हुई थी तो मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ कि इंडिया के टीवी चैनल्स पे क्या चल रहा है, तो मैंने गलती से लगा लिया और उस पर मैं ये रिपोर्टिंग चल रही थी कि लाहौर पोर्ट को फतह कर लिया गया, हमने देखा सियालकोट को फतह कर लिया गया और कराची में आया। मुझे इंडिया से ना कॉल आई, मुझे शहबानो इंडिया से कॉल आई, ये मेरा ख्याल है कि 10 अप्रैल को सुबह कॉल आई। उन्होंने कहा जी कि मुझे इंडियन वो प्रोड्यूसर था एक बड़े उनके चैनल का, उसने कहा भाईजान क्या हालात है यहाँ पे। मैंने कहा हालात बिल्कुल ठीक है, क्या हुआ। कहता कि यार हमें तो खबर मिली है कि लाहौर में इंडियन फौज जो है वो दाखिल हो चुकी है और यहाँ पर उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिए हैं और लाहौर पे बड़ा एग्रेसिवली इंडियन एयरफोर्स अटैक कर रही है। मैंने कहा यार मैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हूँ, तो मेरे साथ वीडियो कॉल पे आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पर, मुझे तो ये सामने गली में भी नजर आ रहे हैं फौजी, तो हालात तो वाकई बड़े खराब है। अच्छा वो थोड़ा सा शायद मैं सीरियसली उससे बात करूँ, हालांकि मुझे लगा कि मेरी गुफ्तगू से उसको अंदाजा हो गया होगा कि मैं उससे मजाक कर रहा हूँ। आप यकीन करेंगे कि थोड़ी देर बाद उसने उनके चैनल पे इससे रिलेटेड, मतलब जो मेरे अल्फाज थे इनसे मिलते जुलते अल्फाज उन्होंने अपने चैनल पर जो है वो ब्रेकिंग भी दी उसकी। तो फिर मैंने उसको बताया, मैं कहा अल्लाह के बंदे मैंने तो तुम्हारे साथ मजाक किया था, मतलब कि ये पॉसिबल है कि इंडियन फौज जो वो पाकिस्तान में दाखिल हो रहा हम ऐसी जो है वो वहां पर बैठे रहे, वो आने की जरूरत तो करें। हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं और हम मीम्स बना रहे हैं और हमारा एक अलग से एक मीम्स का जो तूफान है ना वो आपकी तरफ जा रहा है। और हमने जितने सेन इंडियंस है ना, जितने सेन इंडियंस हैं उन्होंने डिस्करेज किया। अच्छा मुझे याद है कि मेरा एक मरतबा आमना सामना हुआ एक चैनल पे अर्नब के प्रोग्राम में जनरल बख्शी के साथ, और उसमें कुछ ऐसे मामला हुए जो मैं नहीं चाहता था कि हो, लेकिन जनरल बख्शी ने उसको इनिशिएट किया था और फिर उनको घर तक छोड़ के आना वो मेरा फर्ज था, वो मैंने फर्ज बहरहाल पूरा किया। वो हमने आपकी मीम्स देखी हुई हैं। वेरी नेक्स्ट डे मुझे इंडिया से तकरीबन 80 लोगों की कॉल्स आई और बिलीव मी 80 के 80 लोगों के अल्फाज ये थे कि हैदर भाई आपने जनरल साहब के साथ बिल्कुल ठीक सलूक किया। मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि वो इस चीज के ऊपर एतराज करेंगे, वो गिला करेंगे कि यार आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। हाँ। लेकिन हर शख्स ने मुझे यही कहा कि आपने जो इलाज किया ना इसका इलाज यही है, आपने बल्कि थोड़ा सा कम इसका इलाज किया, इसको मजीद थोड़ा सा बेइज्जत करना चाहिए था। तो इंडियंस जो है वो भी थक गए अपने मीडिया के इस रवैये से, और जो उनके मीडिया पर आकर लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो उनकी मिलिट्री के पता नहीं कितने को बड़े एक्सपर्ट्स बनते हैं, वो नहीं चाहते कि ये सब कुछ हो। एक सर्टेन चंक जरूर है जो गोदी मीडिया ने तैयार किया है जिसको पाकिस्तान से नफरत है, सिर्फ पाकिस्तान का वो तो इंसानियत के दुश्मन है, लेकिन एक बड़ा तबका वहां पर भी मौजूद है जो नफरत करता है अपने मीडिया से भी, अपनी हुकूमत से भी, और वो भी चाहता है कि दोनों ममालिक के दरमियान अमन हो। ये सारी चीजों को वो पसंद नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही। और हमने भी देखा कि बड़े सेंसिबल किस्म के लोग भी हैं ऑब्वियसली, लेकिन जो गोदी मीडिया के सपोर्टर्स हैं या बीजेपी के सपोर्टर्स हैं ना वो ही बस गंद घोल रहे हैं। इवन अभी जो है वो एक जो एक्ट्रेस है पड़ी नहीं थी, उनके जो हामद है वो भी मुझे नाम भूल गया उनका, राघव चड्ढा जी, राघव चड्ढा। उन्होंने अभी बीजेपी, पहले बड़े मुहज्जब और तमीज़ वाले आदमी थे, जब भी मैंने उनका बयान सुना बड़ा तमीज़ से बात करते थे, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली उनका बयान सुना है वो पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं। मतलब बीजेपी ज्वाइन की है और इतना कल्ट आया, एकदम से बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को अब होश के नाखून नहीं आए तो हम इस्लामाबाद में इंडिया का झंडा लहरा देंगे। मैंने कहा शुक्र है ये नहीं कहा कि हम चाय पीने आएंगे, क्योंकि चाय तो उन्होंने बहुत दफ़ा पी है और टी इज़ फैंटास्टिक वाला मामला तो पूरी दुनिया को पता है। इवन कोई व्लॉगर्स भी वहाँ पे जाता है ना इंडिया में,
तो वो जब चाय पीता है तो बोलता है टी इज फैंटास्टिक, मतलब चाय मजे की है, तो उस पे वो नहीं, offend इंडिया है। का झंडा जरूर इंडिया का झंडा शहरबानो हम जरूर इस्लामाबाद में लेकर जाएंगे, लेकिन वो एक इंडियन जहाज पर लगा होगा जिस जहाज को हम गिरा कर एज अ वॉर ट्रॉफी इस्लामाबाद में इंशाल्लाह लगाएंगे। तो ये राघव चड्ढा जैसे जो लोग हैं ना, इनको चंडों की बेसिकली जरूरत है। ये बीजेपी का जितना बड़ा क्रिटिक था और ये कहता था बीजेपी Exactly. बदमाशों की जमात है, ये कहता था बीजेपी बदमाशों की जमात है, कोई इतनी अभी रकम जो है वो पूरे भारत के पास नहीं है कि वो राघव चड्ढा को खरीद सके। तो राघव चड्ढा की औकात ये है कि मिनटों में इसके खरीदा ऊपर गया। जब उनके एक डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी शुरू की तो ये 2 दिन के अंदर इसने आम आदमी पार्टी को ना सिर्फ छोड़ा बल्कि उसके साथ वो घटिया हरभजन सिंह जो है अपने जी। सिखों को भी बेच चुका है, वो हरभजन सिंह भी उसके साथ बिका। तो ये राघव चड्ढा नहीं, इसके साथ 6-7 और भी घटिया लोग थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा। बहरहाल वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन इस तरह की घटिया जबान का इस्तेमाल अगर वो पाकिस्तान के हवाले से करेगा दिल से, तो बहरहाल उसको भी पता ना। आपका क्या ख्याल है, राघव चड्ढा को पता नहीं है कि पाकिस्तान ने क्या फेंटा लगाया? Obviously राघव चड्ढा को पूरी पता दुनिया नहीं को कि पता है। पाकिस्तान ने कितने जहाज गिराए हैं उनके? कितने राघव उनके चड्ढा को रफेल्स पता जो नहीं, हैं। वो तो मेरा ख्याल है भी पंजाब से, मेरा ख्याल है उसका ताल्लुक भी पंजाब से है। जी, पंजाबी तो है वो। पंजाब में तो हर शख्स जानता है, बठिंडा वाले तो सारे जानते हैं ना, रफाल तो उन्होंने भी गिरा देखा है। तो ये राघव चड्ढा जैसे जो लोग हैं ना, ये सिर्फ इस वक्त इनकी कोशिश ये है कि ये ऐसी स्टेटमेंट्स के साथ जो है वो बीजेपी के और वो मोदी के क्लोज जा सके, क्योंकि वो घटिया शैतान जो भारत में बरसर इक़्तिदार है वो पसंद ही ये करता है कि इस अप्रोच के लोग हों जो घटिया स्टेटमेंट्स दें, जो नफरत की सियासत करें पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये पिछले 12 साल से यही कुछ गोदी मीडिया पर बैठकर कर रहे हैं। तो राघव चड्ढा की जो स्टेटमेंट्स हैं, दिल से वो जानता है कि उनकी औकात ये है कि पाकिस्तान चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दिल्ली के लाल किले के ऊपर पाकिस्तान का परचम लहराएं, कब्जा कर उन पर। उनका झंडा हम तभी लेकर आएंगे जो जहाज पर लगा होगा, और वो वॉर ट्रॉफी के तौर पर हम इस्लामाबाद की किसी मोन्यूमेंट पर लगाएंगे। मतलब वो पाकिस्तान को धमकी दे रहा है। मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा पहले तुम अपने मामला सेटल कर लो अपनी पार्टी के साथ। जो तुम जैसे आपने कहा कि रातों रात इसने पार्टी छोड़ के और बीजेपी ज्वाइन कर ली,